Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting, and in our last video we have started our new topic, that is bank reconciliation statement. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसको बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या नीड्स हैं, क्या इसके रीज़न होते हैं, हमने उन सब के बारे में स्टडी किया था। तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे कि आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे या फिर इसको बनाने का क्या प्रोसीजर है। तो जब भी आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती है तो वो स्टार्ट आपकी कैश के बैलेंस से होती है या फिर आपकी पासबुक के बैलेंस से होती है। कैश बुक वो होती है जो आप मेंटेन करेंगे एंड पासबुक होती है जो बैंक मेंटेन करता है, ठीक है, और उसकी एक कॉपी वो आपको देता है। तो आपके पास 4 बैलेंसेस हो सकते हैं इसके अंदर। या तो आपका हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब कैश बुक हमारी एसेट है और उसका बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए। अगर वो डेबिट है मतलब वो फेवरेबल है आपके बिजनेस से, ठीक है। और सेकंड इसमें आपका हो सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपके लिए अनफेवरेबल बैलेंस होता है। देन थर्ड हम स्टार्ट कर सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि अनफेवरेबल बैलेंस है, एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो कि आपका फेवरेबल बैलेंस है। तो इन 4 बैलेंसेस से हम अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो जो भी चेंजेस करने हैं आप कैश बुक में ही करोगे। अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप पासबुक में ही करोगे, फिर कैश बुक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। तो हम इन सारे बैलेंसेस को 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो आपका है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की, अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ हो तो आप उससे अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान्स कैश बुक ₹17,280 डेबिट, ठीक है। आपका कैश बुक में हम लोग बैंक कॉलम बनाते हैं तो उसका बैलेंस आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस 17,280। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। फर्स्ट इसमें है चेक्स फॉर ₹8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। एंड सेकेंड आपका है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹5600। Then there is a debit of ₹80 in the passbook for bank charges but not recorded in the cash book. And the fourth is bank has credited ₹240 for interest in the passbook but these are also not recorded in the cash book. Then fifth आपका ट्रांजेक्शन है एक कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक but these were only recorded in passbook. According to standing order, the bank has made the following payments. Club fee ₹500, LIC प्रीमियम आपका 2500 का है, ठीक है। तो देखो, जब भी हमें अपना अब डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपका एंड जब होगा तो वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप कैश बुक के क्रेडिट से स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपके पासबुक के डेबिट बैलेंस पे एंड होना चाहिए, मतलब फेवरेबल तक जाना चाहिए, अनफेवरेबल बैलेंस तक जाना चाहिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। सबसे ऊपर आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको बनाना है और जहाँ जो भी आपकी डेट यहाँ पे मेंशन की अगर गई, जैसे 31 मार्च 2017 आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो एज ऑन 31 मार्च 2017 करके, ठीक है। और इसमें कॉलम आपका बनता है, सबसे मेन कॉलम जो ये आपका होता है ये होता है पर्टिकुलर्स का, और यहाँ पे आप प्लस वाले सारे आइटम्स डालोगे जो आपको प्लस करने हैं, और यहाँ पे आप सारे माइनस वाले आइटम डालोगे जिनको आपको माइनस करना है, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन इसमें है कि चेक्स फॉर 8400 सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। अभी तक उसने आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया, ठीक है, लेकिन अभी तक भी बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है। तो ट्रांजेक्शन्स करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे अपना बैलेंस डाल देते हैं। आपका बैलेंस है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, और ये आपका फेवरेबल है। फेवरेबल बैलेंस आपका प्लस आइटम में जाएगा, तो 17,280 आप डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका अनफेवरेबल बैलेंस होता तो उसको आप माइनस में डालते। इसके बाद ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हम एक छोटी सी टेबल बना लेंगे। एक में आप बना दोगे कैश, एक में बना दोगे आप पासबुक, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो चेंज आपको सिर्फ कैश बुक में ही करना है, पासबुक में कोई चेंज नहीं करना। और जब पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो चेंजेस आप पासबुक में करोगे, कैश बुक में कोई चेंज नहीं करोगे। तो देखो, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन, आपने चेक भेज दिया, मतलब आपको किसी जो आपका क्रेडिट डेटर वगैरह उन्होंने आपको पैसे दिए होंगे, चेक दिया होगा, तो आपने तो वो बैंक में भेज दिया, मतलब ये अमाउंट जो है वो आपने अपनी कैश बुक में कर दिया ऐड, ठीक है। लेकिन बैंक अभी क्लियर नहीं कर पाया है, बैंक को अभी तक भी पैसे नहीं मिले, तो बैंक में ये अमाउंट किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम भी इसको अपनी कैश बुक में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ऐड वाले आइटम्स एंड प्लस वाले माइनस वाले आइटम्स को अलग अलग कर लो। तो जो ऐड वाले आइटम है हम लोग ऊपर लिखेंगे एंड लेस वाले आइटम्स को हम डालेंगे नीचे। तो जो आपका फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है वो आपको लेस करना है, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पे चेक सेंड फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। और ये अमाउंट 8400 आप अपने माइनस वाली कॉलम में डाल दोगे। उसके बाद सेकंड आपका ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब सेम चीज़ है, आपने चेक इशू कर दिया, ठीक है, तो आपने इशू कर दिया, मतलब इशू करने के बाद आपने जो भी आपका क्रेडिटर है उसको पेमेंट कर दी, आपने क्या कर दिया, उसको अपनी कैश बुक में वो अमाउंट आपने माइनस कर दिया। तो आपने तो माइनस कर दिया, लेकिन अभी तक भी ये प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए, तो पासबुक में तो इसका बैलेंस आपका प्लस में ही चल रहा है, पासबुक में आपका ये अमाउंट उन्होंने माइनस नहीं किया है। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक में भी इसको क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। हम चेंज सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं, पासबुक में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हम लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड but not yet presented for payment, ठीक है। तो ये अमाउंट आप ऐड कर दोगे 5600 रुपीज़, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब पासबुक का डेबिट मतलब वहाँ पे वो चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है, बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, तो बैंक वालों ने आपके अमाउंट 80 रुपीज़ माइनस कर दिया, लेकिन आपने अभी तक भी अपनी कैश बुक में इसको माइनस नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, इसको अपनी कैश बुक में भी माइनस में डाल दोगे कि ये बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बैंक चार्जेस, ठीक है, ये आपके हैं 80 रुपीज़ के, तो ये हम कर देंगे माइनस। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर नॉट ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो देखो, आपने इंटरेस्ट आपको मिला है क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो बैंक ने क्या कर दिया, ये अमाउंट हमारी पासबुक में ऐड कर दिया, बट हमने अभी तक भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके ऐड वाले आइटम में चला जाएगा, इंटरेस्ट credited by बैंक, अमाउंट आपका आ जाएगा 240 रुपीज़। देन नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक।
अब 2000 रुपीज़ कोई आपका क्रेडिटर था, कोई आपका कस्टमर था जिसने डायरेक्टली आपकी पासबुक में आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो वो अमाउंट आपके बैंक में क्या हो गया, ऐड हो गया। बट अभी तक हमने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं की है, तो हम एंट्री कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, देन इसमें हम लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, अमाउंट आपका आ जाएगा 2000 रुपीज़। इसके बाद एक लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा बचा हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट। बैंक मतलब जो ओनर है इसका, राजेश चौहान, उसने क्या किया कि पहले से ही बैंक को ऑर्डर दे रखे थे कि जैसे मेरी क्लब फीस की ड्यू डेट आए और मेरी LIC प्रीमियम की ड्यू डेट आए तो तुम लोग डायरेक्टली पेमेंट कर देना। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये अमाउंट माइनस कर दिए, लेकिन अभी तक भी राजेश चौहान ने इसने अपनी कैश बुक में इसको माइनस नहीं किया है, तो वो भी क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा। तो ये आइटम हम लोग डाल देंगे माइनस में। देन अमाउंट लिखेंगे इसको, अमाउंट पेड बाय बैंक। ठीक है, दो चीज़ें उसने पे कर दी। फर्स्ट तो क्लब फी दे दी, क्लब फी आपकी है 500 रुपीज़ की, एंड सेकेंड आपका दे दिया LIC प्रीमियम, ये आपका था 2500 रुपीज़ का। ठीक है, अभी हमें क्या करना होता है, अभी सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, अभी हम टोटल करेंगे। ठीक है, डेबिट प्लस आइटम का टोटल करोगे और माइनस आइटम का भी टोटल करोगे। तो यहाँ का टोटल आपका बन रहा है 25,120 और इधर के साइड का बन रहा है आपका 11,480। तो देखो, माइनस आइटम में से प्लस आइटम लेस करोगे, मतलब प्लस आइटम आपका ज़्यादा है, ठीक है, माइनस आइटम आपका कम है, तो प्लस में से जब माइनस किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो आपका प्लस अमाउंट ही आएगा। मतलब प्लस अमाउंट क्या होता है कि हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। मैंने बताया था ना कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस को आप प्लस आइटम में डालोगे और टोटल करने के बाद भी आपका प्लस आइटम ही ज़्यादा बच रहा है। मतलब जो आपका बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा, आपका बचेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है और ये हम प्लस आइटम में डालते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और दोनों का ऐड मतलब दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 13,640 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब हमें बैलेंस दिया हुआ हो कैश बुक का डेबिट में। ठीक है, इसके बाद बाकी के और भी आपके मैंने 4 बैलेंसेस बताए थे, डेबिट बैलेंस कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, डेबिट बैलेंस पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस पासबुक। तो बाकी के जो हमारे 3 बैलेंसेस बच गए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी आज वाले इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।